एक एक जाति है, नाम नहीं लूंगा उसका। पहले वो भारतीय भाषा पढ़ करके जो है लेखा जोखा रखती थी जमीनों का। फिर वो तुर्कों और मुगलों के राज में फारसी पढ़ के लेखा जोखा रखने लगी। अंग्रेजों के राज में अंग्रेजी पढ़ के लेखा जोखा रखने लगी। और वो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान के। यानी मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि 1857 की क्रांति में गंगोह और नकुड़ क्षेत्र में जो हुआ उसको समझने के लिए हमको इस समाज की जो यहाँ रूपरेखा है, सहारनपुर के समाज की जो रूपरेखा है, इसको समझना आवश्यक है। सहारनपुर गजेटियर 1908 में लिखा नेविल ने, वो ये कहता है कि इस जनपद के 3 हिस्से हैं। जो बीच का हिस्सा है वो गुजरात कहलाता है। इसमें रामपुर, नकुड़, गंगोह ये सहारनपुर के क्षेत्र तथा इससे लगा हुआ मुजफ्फरनगर का कैराना और जिजाना के जो परगने हैं, ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो गुजरों की बाहुल्यता के कारण और उनके सामाजिक आधिपत्य के कारण गुजरात कहलाता था। इसी सहारनपुर ज़िले से अब हरिद्वार अलग हो गया। वहाँ पे जो लंडोरा रियासत थी उसमें 804 गांव थे। वहाँ के राजा भी गुर्जर थे। और ज्वालापुर से लेकर के गंगा के किनारे का जो पूरा क्षेत्र है बैसूमा तक का, मेरठ का, वो उस रियासत के अंदर आता था। तो कहने का अर्थ ये है कि डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भी ये लिखता है कि सहारनपुर के सबसे बड़े भूमिपति गुर्जर हैं। तो कुल मिलाकर के सहारनपुर में गुर्जरों की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी वो 18वीं 19वीं शताब्दी में बहुत ही सशक्त थी। लेकिन जैसे ही यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों से आने के पहले ये पूरा क्षेत्र मराठों के अधीन था। ऊपरी दोआब जिसे आज हम कहते हैं, लेकर के सहारनपुर से और बुलंदशहर तक का ऊपरी दोआब, ये पूरा का पूरा मराठों के अधीन था। मराठे अंग्रेज़ों से लड़ाई हार गए 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि के तहत ये पूरा क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे दिया गया। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो गुर्जर बहुत सशक्त होकर के उभर रहे थे, उस समय 5 बड़े परिवार बताए गए ऊपरी दोआब में। लंढौरा के आपके गुर्जर राजा, बैसूमा के नागर थे, 350 गांव उनके पास में थे। और बैसूमा परीक्षागढ़ उनकी रियासत थी, उनकी राजधानी थी। इसी तरीके से दादरी जो ज़िला गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, पहले बुलंदशहर में था, वहाँ पे 133 गांव की रियासत जो थी वो भाटी गुर्जरों की थी। ये 3 परिवार तो ये थे और एक चौथा परिवार था कुचेसर के जो जाट जमींदार थे, जिनके पास 247 गांव थे। और 5वां परिवार था बड़गुजर परिवार था आपका, जो नवाब छतारी जो ज़िला बुलंदशहर में पड़ता था। तो ये 5 बड़े परिवार थे। तो इन सब की जो राजनीतिक स्थिति थी उसको सीधा सीधा धक्का लगा अंग्रेज़ों के यहाँ आने से। और इस क्षेत्र में जो गुर्जर एक बड़े जमींदार और एक सैनिक वर्ग के रूप में उभर रहे थे और जिनकी एक बड़ी शक्ति थी, उसे सीधा झटका लगा। 1813 में राजा रामदयाल सिंह, उनका निधन हो गया, कब्जे में ले लिया और उसे कई छोटे छोटे ताल्लुकों में बांट दिया, 33-35 गांव के। और मेजर जो हिस्सा था, बड़ा एक हिस्सा उन्होंने अपने पास में रख लिया। तो गुर्जरों में इस बात का बेहद जो है रोष था। इन परिस्थितियों में 1824 में ही सहारनपुर में आपका कुंजा बहादुरपुर से कलुआ गुर्जर और राजा विजय सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। लेकिन जो गुर्जरों का जो आक्रोश था कि उन्हें उनके ही क्षेत्र में जो गुजरात कहलाता, जहाँ उनकी रियासतें थी, उसी क्षेत्र के अंदर उनकी स्थिति को दीनहीन कर दिया गया।
अंग्रेज़ों की जो राजस्व नीति थी, वो राजस्व नीति बहुत ही कठोर थी और उस कठोर राजस्व नीति के कारण यहाँ पे तो बटारों का जो क्षेत्र था, ये इस क्षेत्र जो है वो गरीबी रही, क्योंकि इधर नहर नहीं निकाली उन्होंने। जबकि जो आपका जो दूसरा क्षेत्र है सहारनपुर का, उसमें 1856 के आसपास ही वहाँ नहर निकल गई थी। तो यहाँ पे जो है तुलनात्मक जो स्थिति थी वो गुर्जरों की ज़्यादा ख़राब थी इस एरिया में। तो यहाँ पे ही इसलिए क्या बना, एक आक्रोश हुआ कि भाई कहाँ तो हम राजा थे, कहाँ हमारा ये गुजरात कहलाता था, कहाँ हमारी बटारों की बावनी थी, फुगड़ों की 84 थी, धुलियों का 12 था, तवरों का 12 था, छोकरों की 24 थी, राठियों का 12 था और कैराना में 84 है। कहाँ तो हम ऐसे शक्तिशाली जमींदार जो लोग थे, और ऐसी हमारी स्थिति जो है दीनहीन जो है इससे जो है शासन के अंतर्गत हो गई है। तो अपनी उसी जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस थी उसको पाने की एक लड़ाई, एक मन में आक्रोश यहाँ के तमाम लोगों के अंदर था। तो इस चीज़ को लेकर के जो है ये उसकी पृष्ठभूमि थी कि भाई क्यों आखिरकार ऐसा हुआ कि पूरे ऊपरी दोआब में यहाँ से लेके आगरा तक गुर्जरों ने 5 राज्यों की घोषणा करी। सहारनपुर के अंदर ही आप देखेंगे तो आपका मंगलौर के पास में जो गांव है आपका मानकपुर आदमपुर, वहाँ पे जो है हमारे उमराव सिंह, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया। यहाँ गंगोह क्षेत्र में राजा जो फतुहा गुर्जर हैं, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया। और आपके मेरठ में राव कदम सिंह, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया। इधर सूबा देवहंस जो है आपके आगरा में, उन्होंने आगरा धौलपुर के एरिया में अपने आप को राजा घोषित किया। और दादरी के क्षेत्र में राव उमराव सिंह भाटी ने अपने आप को राजा घोषित किया। और जो इस क्षेत्र में लड़ने वाले लोग थे, चाहे वो बागपत के बाबा शाहमल थे या बुलंदशहर में वलदाद खान थे, उन सब के साथ में गुर्जर बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेज़ों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े। गुर्जरों का कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें जो लड़ने योग्य था वो उसने इस क्रांति के अंदर अपनी आहुति ना दी हो। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ से लाखों की तादाद में जो गुर्जर हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अब जहाँ तक जो है बाबा फतुहा गुर्जर की बात है, बाबा फतुहा गुर्जर का जो परिवार है वो इस पूरे क्षेत्र का गुर्जरों का सबसे प्रतिष्ठित परिवार था, जो गंगोह नकुड़ का जो क्षेत्र है। और बटारों की बावनी की जो चौधर थी वो उनके यहाँ थी, वो यहाँ के चौधरी कहलाते थे। और उनके एक इशारे पे यहाँ पे ना केवल जो बटार थे, बाकी सभी जो गुर्जर थे वो सभी उनके एक इशारे पे चलने वाले थे। इसके अलावा उनका जो समर्थन था वो यहाँ के जो रांगड़ थे, जो राजपूत मुस्लिम हो गए हैं, जो रांगड़ थे, उनका भी जो है समर्थन उन्हें प्राप्त था। और उन्होंने जो सहारनपुर है, सहारनपुर में मैं बहुत विस्तार में ना जाते हुए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो है जैसी यहाँ पे खबर आई तो वो सचेत हो गई कि अभी सहारनपुर में कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले आपका 21 मई को, 10 मई की मेरठ में घटना घटी। 21 मई को मुल्लीपुर गांव है सहारनपुर के पास में, वहाँ गुर्जरों और रांगड़ों ने उस पर हमला बोल दिया, क्योंकि वो अंग्रेज परस्तों का गांव था। और उसकी एवज में अंग्रेज़ों ने 27 मई को बाबूपुर, सांपला, फतेहपुर, बकल जो गुर्जरों के गांव हैं, इन गांवों के ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला किया, क्योंकि इस गांव के लोग जो थे उसके अंदर शामिल थे। और इन गांवों को जला करके उन्होंने राख कर दिया। उसके बाद में 30 जून को जो उमराव सिंह मानकपुर थे, उनके गांव के ऊपर हमला किया गया, जिसमें यहाँ का जो कलेक्टर था स्पैंकी, और जो जॉइंट मजिस्ट्रेट था HD रॉबर्टसन, जो कि देहरादून के क्षेत्र को देखता था,
वो उन्होंने मिल करके वो इकट्ठा हुए मंगलौर में, और वहाँ से उमराव सिंह मानकपुरी के ऊपर हमला किया गया, जहाँ बहुत बहादुरी से लोग लड़े हिंदुस्तानी, लेकिन अंत में जो है वो वहाँ पराजित हुए। लेकिन उमराव सिंह मानकपुरी वहाँ से निकल आए और वो बाद में उनको जो है फांसी की सज़ा दी गई। ऐसा होने के बाद में सहारनपुर ज़िले में क्रांतिकारियों की पूरी कमान बाबा फतुहा गुजर के हाथ में आ गई। अब हर कोई उनकी तरफ देख रहा था। 20 जून को उन्होंने गंगों में जो पुलिस चौकी है उसके ऊपर हमला किया। उनके साथ में 3000 लोग थे लगभग, जिसमें गुर्जर थे, दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों, और जो रांगड़ थे, बड़ी तादाद में रांगड़ उनके साथ थे। उन्होंने नकुड़ में यहाँ पे आपके तहसील को यहाँ पे आपकी पुलिस चौकी को उन्होंने जला दिया, पुलिस वालों को यहाँ से भगा दिया। उसके बाद में नकुड़ के लिए कूच किया। नकुड़ में जो अंग्रेजी राज के प्रतीक थे, जो सरकारी तंत्र के प्रतीक के थाने और तहसील, दोनों को उन्होंने हमला बोल दिया और वहाँ उनको आग के हवाले कर दिया। पूरे जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड थे तहसील के और थाने के सारे उनमें आग लगा दी, उनको जला करके खाक कर दिया। और जितने भी महाजन थे, क्योंकि जो महाजनों के, साहूकारों के जो बंगले थे, हवेलियाँ थी, उन हवेलियों पर उन्होंने जो है हमला बोल दिया और उनके सभी बही खाते छीन लिए, बही खातों को आग लगा दी। इसी से ये पता लगता है कि यहाँ पर जो है जो किसान थे, मूलतः गुर्जर रांगड़ लड़ने वाले जो लोग थे, वो कितना जो है अंग्रेजों की राजस्व नीति से परेशान थे, और वो राजस्व चुकाने के लिए किस प्रकार से साहूकारों के चुंगल में फंस गए थे। इसलिए उन्होंने कोई भी रिकॉर्ड छोड़ा नहीं, इसलिए सारी तहसील जला दी गई और आपके जितने भी साहूकारों के बही खाते थे सब जला दिए गए। अब जब उसके बाद में वो यहाँ से चले गए, इस घटना के अंदर बाबा फतुहा के साथ में संडौली गांव पड़ता है। यहाँ संडौली गांव के चौधरी फतेह सिंह जो थे, उनकी भी एक मुख्य भूमिका थी, और एक बख्शी राजपूत थे जो कि टाबर गांव के थे, वो भी उनके साथ में थे, उनकी भी इसमें मुख्य भूमिका थी, यानी कि वो भी उनके साथ में संयुक्त रूप से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस घटना के बाद लोग जब यहाँ से चले गए तो एच डी रॉबर्टसन यहाँ पहुँचा, तो वो बताता है कि पूरी की पूरी तहसील परिसर और थाना जो है वो आग की लपटों से घिरा हुआ था। लेकिन अंग्रेज जो है उस समय एच डी रॉबर्टसन कुछ नहीं कर सका। उसने फतेहपुर गांव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ जो है पराजित हुआ, क्योंकि वहाँ पे हजारों की भीड़ में लोग जुट गए। हालांकि उसके पास में गोरखों की और पटियाला के जो सिख सिपाही थे, उनकी एक रेजिमेंट उसके साथ में थी, एक छोटी सेना, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर सका। उसने इंतज़ार किया। फिर बोईसरगंज जो है वो एक अन्य अंग्रेज अधिकारी था जो गोरखों की दूसरी टुकड़ी लेकर के आया। तब फतेहपुर गांव को उन्होंने जीता और उसके साथ में 4 गांवों को उन्होंने आग लगा दी। उसके बाद में 23 जून को उन्होंने जो संडौली गांव, जहाँ के चौधरी फतेह सिंह थे और जिन्होंने नकुड़ पे हमला बोलने बाबा फतुहा गुजर के साथ थे, उस गांव को उन्होंने घेरा और संडौली में और रणदेवा दोनों गांवों को उन्होंने घेर करके जो भी लोग वहाँ मिले उनको मार दिया, जो भी उनके हाथ आए उन्हें फांसी दे दी, और उसके बाद वहाँ आग लगा दी दोनों गांवों को। और फिर उनका अगला जो निशाना था वो जो विद्रोह का केंद्र था, यानी कि बाबा फतुहा गुजर का जो मिट्टी का किला था, उस गांव में बाबा फतुहा गुजर का मिट्टी का किला था उस समय। उसके बीच में उनका महल था, आप हवेली भी कह सकते हैं, बड़ा महल कह सकते हैं, वो वहाँ पे थी। वहाँ पे उस पे उन्होंने हमला बोला। वहाँ पहुँचे ये सारे लोग मिल कर के, जो रॉबर्टसन है, बोईसरगंज है, पूरी गोरखा और पटियाला के जो सैनिक थे, उनको सिख सैनिकों को लेकर के उसको पूरा घेर लिया गया। और उसका जो दरवाज़ा था उसे हाथी से, जो उसके मिट्टी के किले का दरवाज़ा था, उसको तोड़ा गया। खूब वहाँ पे जो आमने सामने की लड़ाई में सैकड़ों लोग शहीद हुए। लेकिन जब लड़ाई में हार होने निश्चित हो गई तो बाबा फतुहा गुजर अपने साथियों के साथ में यमुना के खादर में चले गए, और वहाँ पे रांगड़ों के जो गांव हैं, मानपुर, उमरपुर
इन गांवों के अंदर में वो वहाँ पहुँचे और फिर उनके समर्थन से लड़ाई जारी रही। उनका पीछा करते हुए अंग्रेज सेना वहाँ पहुँची 26 जून को, और वहाँ लड़ाई हुई दोनों गांवों में। और जो कुंडा कला गांव है वहाँ पे इन तीनों गांवों को जो है अंग्रेजों ने वहाँ पे लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में सैकड़ों लोग शहीद हुए। जो और वहाँ पर जो है इन गांवों को भी अंग्रेजों ने फिर जो जिंदा बचे फांसी लगाई और उन्हें जला दिया उन गांवों को। उसके बाद अंतिम लड़ाई 27 जून को गंगो के पास में सुरखे वाला नाम जो स्थान है वहाँ पे लड़ाई हुई। जितने भी बचे कुचे क्रांतिकारी लड़ने वाले लोग थे हजारों की तादाद में यहाँ जमा हुए और आमने सामने अंग्रेजों की और बाबा फतवा गुजर की नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। सैकड़ों लोग इसमें शहीद हुए और बाबा फतवा गुजर उस दिन वहीं पे ही लड़ते लड़ते उन्होंने शहादत प्राप्त की। तो ऐसा बलिदान उन्होंने दिया कि वो बलिदान आने वाली जो पीढ़ियां थी उनके लिए वो एक क्या बन गया, मिसाल बन गया। एक स्थानीय प्रतिरोध का, एक ब्रिटिश एम्पायर को, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, उसको चैलेंज करने का जो साहस था वो बाबा फतवा गुजर ने किया। और उसके नेतृत्व में ये जो सहारनपुर, जिसे गुजरात कहा जाता था, इस गुजरात ने किया। हमारे जो रांगड़ भाई हैं उन्होंने किया। और मैं निवेदन करूंगा आयोजकों से कि भविष्य में जब वो फतवा गुजर पे कार्यक्रम करें तो उमरपुर, मानपुर और कुंडा कला के जो रांगड़ हमारे भाई हैं उनको जो है ज़रूर जो है बुला करके लाएं। आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे बीच में आए। हम आपका इस मंच से सम्मान करते हैं। उनको ज़रूर बुला के लाएं, क्योंकि बाबा फतवा गुजर की कहानी और ये लड़ाई जो संघर्ष है उनके बिना जो है पूरा नहीं होता। और जो चौधरी फतेह सिंह हैं और जो आपके बख्शी राजपूत हैं टाबर गांव के, वहाँ से भी लोगों को बुलाएं। और साथ ही जो हमारे जो आपके इब्राहिमी गांव हैं वहाँ के आलिया खटाना थे, तो सरसावा पे उसके बाद में जब हमला हुआ है तो सरसावा में आलिया खटाना है, उनका एक बड़ा रोल था। तो ये तो रही बाबा फतवा गुजर के बलिदान की बात और उनके जो उसके परिणाम हुए, उसमें उनकी सारी ज़मीन जब्त कर ली। जिन गुजर गाँवों ने, रांगड़ के गाँव ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके राजस्व रिकॉर्डों में उन्हें कच्चा दर्ज किया गया, यानी कि उन्हें टेम्परेरी जो है ज़मीन दी गई, अस्थायी कर दी गई। उनकी जो टेन्योर थे, ज़मीनें जब्त हुई। एक प्रकार से बहुत भारी जन धन और ज़मीन की हानि जो है दोनों समुदायों को उठानी पड़ी। और लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो बहादुर होते हैं वो लड़ते हैं, वो जीतते भी हैं, हारते भी हैं। लेकिन अन्याय के विरुद्ध हमारे पूर्वज लड़े, हमें इस बात का गर्व है और वो आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम आज भी उन्हें याद करते हैं गर्व के साथ। और वो मिसाल हैं हिंदू मुस्लिम एकता की, वो मिसाल हैं हमारे भाईचारे की। उनके समय में कोई भेद नहीं था। मैं तो आपको बताऊं, फतवा गुजर के बारे में मैंने आपसे 20 साल पहले पढ़ लिया था और मुझे 1 साल पहले मालूम चला कि वो मुस्लिम गुजर थे। 1 साल पहले मैं मैंने ओरिजिनल रिकॉर्ड्स देखे हैं। मेरे पास में सहारनपुर के कलेक्टर की ओरिजिनल रिपोर्ट है 1857 में, जो उन्होंने भेजी 1858 में। यहाँ के मेरठ के कमिश्नर की ओरिजिनल रिपोर्ट है जिसमें पूरा ब्यौरा भेजा गया 1857 का। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मेरे पास सारे ओरिजिनल हैं, लेकिन किसी भी जगह ये नहीं लिखा हुआ था वो मुस्लिम गुजर हैं, सिर्फ फतवा गुजर लिखा हुआ था। फतवा गुजर आज डिक्लेयर किया गया, 200 रुपये का इनाम घोषित किया गया कि कहीं पता ही नहीं चलता। उन्होंने जो आह्वान किया वो ये किया कि मुझे अंग्रेजों को गुजरात के बाहर निकालना है। उन्होंने ये आह्वान नहीं किया कि मुझे जो है सहारनपुर से बाहर निकालना है या मुझे देश से नहीं। उन्होंने बात की गुजरात की थी। तो वो तो जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसका प्रतीक है। उनके साथ में तमाम लोगों का समर्थन था, वो इतने अच्छे आदमी थे और इसी भावना को हमको आगे लेके जाना है। आज समाज को ज़रूरत जो है इस बात की है कि हम अपने पुरखों के नाम पे एकत्रित हों, एकजुट हों। हमारे जो पुरखे थे वो एक थे,
हमारा जो डीएनए है वो एक है, हमारा हमारा कबीला एक है, हमारे गोत्र एक हैं, हमारा डीएनए एक है, ब्लड एक है, और इस बात पे इकट्ठा होने की ज़रूरत है और इस बात को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। जब तक हम इस बात को सेलिब्रेट नहीं करेंगे अपनी एकता को, तब तक हमें तो मिसाल बनना है। हिंदुस्तान में इस बात की मिसाल हमको बनना है कि भाई एक समुदाय ऐसा है जहाँ पे अटूट एकता है, वो मिसाल हमको बनना है। हमको अपनी परंपराओं का पालन करना है, उन परंपराओं का पालन करना है जिन्हें हम हजारों साल से आज तक पालन करते आए हैं। किसी भी धर्म में हिंदू के साथ में गुजर तो मुसलमान भी है, सिख भी है, लेकिन तमाम धर्मों में जाने के बावजूद भी तमाम ऐसी परंपराएं हैं जिन परंपराओं का हम आज भी पालन कर रहे हैं। उन परंपराओं के आधार पे, साझे पुरखों के आधार पे हमको उन्हें एक होना है। और जो मैं आज अगर बयान करूं तो आज़ादी के बाद में गुजरों ने यहाँ बहुत बड़ी शहादत दी, रांगड़ों ने बहुत बड़ी शहादत दी, बंजारों ने बहुत बड़ी शहादत दी, लेकिन क्या हुआ, समाज ने हमारे साथ क्या करा? तीनों के तीनों जातियों को लोगों ने अपराधी घोषित कर दिया, उनके नाम पे कहावतें बना डाली कि साहब ये तो जो है क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। उन शब्दों का मैं प्रयोग करना नहीं चाहता, लेकिन हमारी आपराधिक छवि जो है समाज के अंदर पेश की गई, गुजरों की, रांगड़ों की, बंजारों की। और उसके बाद में अंग्रेज़ों ने हमारे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी कबीले थे, उनको कंट्रोल करने के लिए वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेकर आए, अपराधी जाति अधिनियम लेकर के आए 1871 में, कि किस प्रकार से इन कबीलों को जो है शांत किया जाए, इनको किस प्रकार से इनकी सीमाओं के अंदर इनको रखा जाए, कैसे इनसे बचा जाए, और कैसे अपने उन्होंने जो यहाँ पे एक उपनिवेशिक ढांचा खड़ा किया था जिसके माध्यम से वो भारत की धन संपदा को लूट करके जहाज़ों में भर करके लंदन में ले जा रहे थे। यहाँ की आप यहाँ की ये तो छोड़िए, जो कीमती हीरे मोती सोना चांदी तो छोड़ो, यहाँ की लकड़ी भी लंदन के जो है आपके घरों में लगी है आज भी। यहाँ की लकड़ी, हिंदुस्तान की लकड़ी भी लगी है, यहाँ से लकड़ी तक ढो के ले गए, यहाँ के पत्थर तक ढो के ले गए अंग्रेज जो है। तो उस सिस्टम को कैसे बचा के रखा जाए, कैसे जो है जो बंजारे घूम घूम करके पूरे देश के अंदर व्यापार करते थे, उनको कैसे जो है वो रेलवे को टक्कर दे रहे थे। अंग्रेजों ने रेलवे का निर्माण किया था, 1857 में पहली रेल चली थी, 57 में क्रांति हुई। वो बंजारे पूरे देश में घूम घूम करके अनाज इकट्ठा करते थे, बेचते थे, व्यापार करते थे। कैसे उन बंजारों को जो है बेघर किया जाए, कैसे उनके व्यवसाय को छीना जाए, कैसे उन्हें वो जो एक यातायात का एक साधन थे सामान को इधर से उधर ले जाने का, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उन व्यवस्थाओं को कैसे जो है इन जो आज़ादी की इनके अंदर इतनी उत्कंठा और चाह है, कैसे इन समुदायों को दबाया जाए, उसके लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया गया। और वो कितना खतरनाक था उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यूँ तो उसमें 71 में बना, 97 में उसमें संशोधन हुआ, 1911 में संशोधन हुआ, 1923 में संशोधन हुआ, 1924 में फिर उसे कंसोलिडेट किया गया, आज़ाद हुआ भारत। तो 1924 का जो है अपराधी जाति अधिनियम चल रहा था। उसमें यहाँ तक की स्थिति थी कि 4 साल के बच्चे को उसके माँ बाप से अलग कर दिया जाता था कि ये बच्चा अपराधी बन जाएगा, वरना उससे अलग करके उसको पाला जाता था। 4 साल से लेकर 24 साल तक उसको अलग रखा जाता था। जो भी आदमी जिस पे शक होता था उन्हें पंजीकृत तो सभी किए जाते थे, थाने के अंदर इतने इस जाति के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, उनकी उंगलियों के निशान लिए जाते थे। और जो जिस पे उन्हें शक होता था उनका तो क्षेत्र सीमित था कि आप इतने गांव से बाहर नहीं जाओगे, अपने गांव से बाहर नहीं जाओगे, इस इलाके के बाहर नहीं जाओगे। इस तरह की तमाम तरह की जो है पाबंदियां उन पर लगाई गई। और उसका एक सीधा नुकसान ये हुआ कि जो गुर्जर जाति थी वो मार्शल कौम के अंदर डिक्लेयर किया अंग्रेज़ों ने। 1891 में पहला सेंसस हुआ जो व्यवसाय के ऊपर आधारित था भारत के अंदर। उसमें 16 जातियों को मार्शल कास्ट डिक्लेयर किया गया। पहले नंबर पे राजपूत, नंबर 2 पे जाट, नंबर 3 पे गुर्जर, नंबर 4 पे मराठा। और इस क्षेत्र में जो मेव हैं आपके, जो आपका मेवात का इलाका, इन मेवों को किया गया। बाकी बिहार से जो आज भूमिहार कहलाते हैं वो उसमें बबन कहलाते थे,
उनको घोषित किया गया। तो उत्तर भारत से केवल इतनी जातियों को मार्शल रेट डिक्लेयर किया गया, सबकी रेजिमेंट बनाई गई, लेकिन गुर्जरों की रेजिमेंट नहीं बनाई गई, राजपूतों की रेजिमेंट बनाई गई, जाटों की रेजिमेंट बनाई गई। आज जो हम देखते हैं कि जाट समाज इतना उन्नत है, तो उसकी वजह क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने, अंग्रेजों ने जो कृषि को बढ़ावा दिया, कई स्थानों पर नहरें निकाली, हरियाणा में दूसरी जगह पर, और जो सेना में उनकी भर्ती की गई जाट रेजिमेंट के माध्यम से, और पुलिस में उनकी भर्ती की गई, उसकी वजह से उन्हें बड़ा रोजगार मिला और वो लोग पढ़ लिख करके आ गया है। और 1871 के अपराधी जाति अधिनियम और 1857 की क्रांति में और 1824 की क्रांति में लड़ने का हमें ये दुष्प्रभाव हुआ कि हम जो है पिछड़ते चले गए। हमको न सेना में लिया गया, ना हमको पुलिस में लिया गया, हमें रोजगार से वंचित किया गया, हमारी ज़मीनें छीनी गई। तो वही बात हो गई कि उनकी तुरबत पर नहीं है एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। तो आज जो जातियां अपने इस बात पे अभिमान करती हैं कि वो नौकरियों में इतनी है, वो इतने पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में समझौते किए थे, जिन्होंने अंग्रेजों की समय में उनका साथ दे करके उनके व्यापार में छोटे पार्टनर बन गए। यहाँ से कैसे यहाँ की फसलों को अंग्रेज चाहते थे यहाँ से कच्ची फसल, कच्चा माल ले जाएं, तो जो उनके आड़ती थे वो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यापारी हैं। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता उस कम्युनिटी का, वो जो पूरी आड़ती कम्युनिटी थी राजस्थान की, वो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े करोड़पति लोग वही हैं। उन्होंने कैसे पूंजी संचय की और किस प्रकार से लोग आज जो ये कहते हैं कि जी हम तो एक जाति है, नाम नहीं लूँगा उसका, पहले वो भारतीय भाषा पढ़ करके जो है लेखा जोखा रखती थी ज़मीनों का, फिर वो तुर्कों और मुगलों के राज्य में फारसी पढ़ के लेखा जोखा रखने लगी, अंग्रेजों के राज्य में अंग्रेजी पढ़ के लेखा जोखा रखने लगी, और वो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान के। यानी कि कहना मैं ये चाहता हूँ कि जिन्होंने अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करा, वो जातियाँ, वो समुदाय, वो बहुत आगे निकल गए, और आज वो हमें कभी हमारी आपराधिक छवि का हवाला दे करके हमको नीचा दिखाते हैं, कभी दूसरी बातों से दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत में कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे पीछे हम भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज हमारा समाज भी करवट ले रहा है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अधिकारों को पहचानें। हम लड़े हैं और उस लड़ने की वजह से हम क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित हुए, वो विमुक्त घोषित हुए। आज़ादी के बाद में सरदार पटेल के सहयोग से, उनके दिशा निर्देश पर आयंगर समिति बनी, उसने उनको डिनोटिफाई किया 1952 में, लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिला। हम तो वो हैं जिन्हें समाज ने हमेशा दूर किया हमारी आपराधिक छवि के कारण। हमें भी एक सामाजिक बिलगाव का, सामाजिक घृणा का हमको जो है सामना करना पड़ा। तो हमारा ये हक है कि हम आज जो विमुक्त जाति के लिए हम एक अलग कैटेगरी की मांग करें। इसके लिए सरकार ने 2 आयोग बनाए, पहले रैन के कमीशन बनाया 2007 में, 8 में उसकी रिपोर्ट आई, उसमें भी मैंने उसमें अपनी कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया था, बल्कि 3 कम्युनिटी की तरफ से मैंने दिया था, उसमें गीदिया, बदक और गुजर की तरफ से। और इदाते कमीशन में तो मुझे जो आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्किंग ग्रुप बना, उसमें काम करने का मौका मिला, और आपके समाज का नाम आइडेंटिफिकेशन में आपका यूपी के अंदर और आपके उत्तराखंड में, दिल्ली में, इनमें आपका दिल्ली में, उत्तराखंड में कन्फर्म लिस्ट में है, आपका अर्धघुमंतु में, आपका जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में है, राजस्थान में आपका अर्धघुमंतु समुदायों में है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में आपका बी कैटेगरी के अंदर है। यानी कि आयोग ने माना, उसमें हमने पीपल्स ऑफ इंडिया का हवाला दिया था, जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्ययन है उसका, तो आयोग ने माना कि है, लेकिन वहाँ की सरकारों ने कन्फर्म नहीं किया। हरियाणा में और पंजाब में भी हमारा दावा पक्का है
इसके अलावा मध्य प्रदेश में और गुजरात से भी जो है उसमें सी कैटेगरी के अंदर जो है उसमें डाला गया कि वहाँ पर इस बात के कुछ सबूत मिलते हैं, लोगों ने मांग की है। तो 3 कैटेगरी में है हम वहाँ पे जो एकदम कंफर्म में है, और एक जिसमें हमें स्टेट गवर्नमेंट को कंफर्म करना है। तो हमारी इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि भाई एक तो बाबा फतवा गुजर को इस बात की मिसाल बना दो कि हमारे पुरखे साजे हैं और हम उनके पीछे एक हैं, और उनके नाम पर जो कुछ भी कर सकते हैं, चौक चौराहे का, मूर्ति उनकी स्थापना का, गेट बनवाने का, कोई भी स्कूल या कॉलेज यदि आप बनवाते हैं तो सबसे पहले, मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा, 11,000 रुपये मैं दूंगा। कोई भी समिति बना लो आप उनके नाम पे स्कूल बनाने के लिए। भाई कोई उद्योगपति नहीं हूँ, टीचर हूँ, लेकिन 11 बोल रहा हूँ, आगे भी बोलोगे तो आगे भी तो करूँगा लेकिन यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, आप शुरुआत करो। दूसरी बात जो वो ये है कि इदाते कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, इस बात को समझ लो आप। इदाते कमीशन 2015 में बना, 18 में रिपोर्ट आई, आज तक ठंडे बस्ते में है, कोर्ट भी कह चुका और अन्य नेता भी कह चुके, लेकिन लागू नहीं हुई। अगर लागू होती है तो आपके समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा। ओबीसी का आरक्षण 2 भागों में 3 भागों में बट जाएगा, और आप विमुक्त जाति का आपको अलग से कैटेगरी उसमें बन सकती है, और आपको उसका बहुत अच्छा लाभ होने जा रहा है। जैसे राजस्थान में अलग कैटेगरी बन गई, वहाँ आज बच्चे लाभ ले रहे हैं, हमारी भी आने वाली पीढ़ियाँ उसका लाभ लेंगी। तो इस बात को आप अच्छे से समझें, जो भी मेरे यहाँ नौजवान साथी हैं और जो फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरे नौजवान साथी और ऐसे लोग जो समाज का चिंतन करते हैं, वो इस बात को समझें कि इदाते कमीशन की रिपोर्ट लागू होना हमारे सामाजिक न्याय के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा फतवा गुजर।